हेलो, वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि क्वांटिटी है क्या चीज। ठीक है, क्वांटिटी है एक फिजिकल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी। वैसे फिजिकल सिस्टम कुछ भी हो, कोई एक बॉडी हो, आप जो भी फिजिकली देख सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, कैसे भी हो, तो वो एक फिजिकल सिस्टम है। तो फिजिकल सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है, बहुत सारे प्रॉपर्टी हो सकते हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटिटी। अभी क्वांटिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और जिसके जरिए कोई भी फिजिकल सिस्टम का बिहेवियर को हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसका मूवमेंट कैसा हो, उसका डायमेंशन कैसा हो। ओके, सो देखिए, जो क्वांटिटी है ये दो टाइप का क्वांटिटी है। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी से होता है, जहां पे जिससे हम फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो मिलते हैं। ठीक है, मास हो गया हो, लेंथ हो गया हो, ठीक है, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब ये कुछ और है जिसे हम बोलते हैं इसके अलावा डेरिव क्वांटिटी। अब डेरिव क्वांटिटी मींस हाइब्रिड, मास के साथ एक्सेलरेशन मिक्स कर दो, फोर्स मिल जाता है। ठीक है ना, आप जो भी दूरी है डिवाइडेड बाई टी टाइम, तो आपको मिल जाएगा क्या? वेलोसिटी। ठीक है, सो ये डेरिव क्वांटिटी। सो दैट मीन्स जो क्वांटिटी है वहां से हम क्या सीखे हैं कि हाँ, उसका यूनिट होगा, उसे हम मेजर कर सकते हैं, और उसका टाइप है। तो क्वांटिटी दो टाइप का है, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। सो अभी स्केलर और वेक्टर के इर्द गिर्द ही पूरा टॉपिक घूमते रहेगा। कितने टाइप के हैं, अलग अलग प्रकार क्या है, क्या क्या कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। सो स्केलर क्वांटिटी एक ऐसे क्वांटिटी है जहां पे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मिलता है उस क्वांटिटी से। उस क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन का कोई लेना देना है नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो स्केलर क्वांटिटी के पास क्या है? मैग्नीट्यूड। ओके, डायरेक्शन नहीं होता है। और दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होगा। ओके, सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वो क्वांटिटी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी वस्तु है, समझ लीजिए एक फुटबॉल है, ठीक है, या कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ मेटल भर के रखा है, उसका मास काउंट करने के लिए बोला गया है, उसमें वो कितना भारी है। ठीक है, समझ लीजिए बोल दिया कि ये 10 किलो का है, उस पैकेट जिसके अंदर एक मेटल डाल के रखा हुआ है। सो अब जो मास है, देखिए यहाँ पे कोई जरूरत नहीं डायरेक्शन की, मास को हम पश्चिम की डायरेक्शन में इतना मास है, क्या वो मीनिंगफुल है? जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। दैट मीन्स वो है स्केलर क्वांटिटी, जैसे मास के हिसाब हो गया। ठीक है, अभी अगर वेक्टर की तरफ देखें, सो वेक्टर में क्या दिखाई देता है? एक व्हीकल स्पीड में चल रहा है कोई एक डायरेक्शन में, ठीक है, या विंड चल रहा है कोई एक डायरेक्शन में। ओके, ये कोई एक फोर्स एक्ट हुआ है, कोई एक डायरेक्शन में एक्ट होता है। ठीक है, सो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसे क्वांटिटी जहां पे मैग्नीट्यूड तो होगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक दरवाजे को धक्का दे के खोले हैं दरवाजे को। सो दरवाजे को जब धक्का दे रहे हो, समझ लीजिए आप 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किए हैं। कहां पे अप्लाई किए हैं? दरवाजे की दिशा में, ताकि वो ओपन हो जाए। सो यहाँ पे डायरेक्शन का भी मतलब आ गया है। डायरेक्शन यहाँ पे नेसेसरी है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, सो दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी में अब जो जितना न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, साथ में डायरेक्शन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, सो ये मोटा मोटा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आता है रिप्रेजेंटेशन। देखिए, स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंट जस्ट नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू की तरह होता है। जैसे कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था, यहाँ पे 10 किलो का मेटल बॉक्स है, ठीक है, सो यहाँ पे जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू ही हो गया है। ओके, पर वेक्टर में ऐसा है नहीं। वेक्टर का जब रिप्रेजेंटेशन होगा, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है, उसके ऊपर हमें अगर v से डिनोट कर रहा है कोई भी एक वस्तु का वेलोसिटी, v से डिनोट कर रहा है, उसके ऊपर हमें एरो मार्क से डिनोट करना पड़ेगा, तभी पता चला कि यह एक वेक्टर है। यही रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। ओके, सो एक एरो मार्क वो वेक्टर को डिनोट कर रहा है। पर ग्राफिकली जब हम देखते हैं, वो एरो मार्क जितना लंबा होगा वही
लंबाई जितनी दूरी हो रहा है उतना होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वैसे एरो मार्क को आप अगर आप देखें तो एरो मार्क का दो पार्ट हैं, एक है हेड जिस तरफ एरो मार्क किया हुआ है, और वो था टेल जहां से सोर्स है, जहां से शुरुआत हुआ है। ठीक है, सो हेड, टेल और जो लंबाई है वो है उसका मैग्नीट्यूड। ओके, सो अभी आता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर जो है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह ही है। ऑर्डिनरी अलजेब्रा जैसे आप 5 किलो चीनी प्लस और कोई एक बैग में 10 किलो चीनी, तो टोटल कितना हो गया 15 किलो चीनी। सो ये एडिशन है। इन द सेम वे सब्सट्रैक्शन भी है। ठीक है, तो ये स्केलर का एडिशन जो नॉर्मल अलजेब्रा की तरह ही है। ठीक है, पर यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है वहां पे यूनिट सेम है। अब ये 5 किलो चीनी के साथ 2 किलोमीटर स्पीड को आप ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है उसे आप 5 किलो चीनी के साथ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो यूनिट है वो सेम सेम होना चाहिए जब स्केलर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा हो। ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो स्केलर का, वहां पे अलजेब्रा की तरह ही होगा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जैसे पिछला एडिशन और सब्सट्रैक्शन में स्केलर के यूनिट सेम रहना चाहिए था, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अब अलग अलग यूनिट भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवीजन आप कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो मैग्नीट्यूड है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, वो न्यूमेरिक वैल्यू जैसे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है, साथ साथ में जो यूनिट्स है उसका भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में कोई एक वस्तु ट्रेवल किया है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं इसमें, और समझ लीजिए वो 50 किलोमीटर का दूरी था, 2 घंटा लगा पूरा दूरी तय करने में। अभी स्पीड कितना निकाले हैं आप, सो वहां पे आप जब स्पीड इक्वल टू कितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाई जितना टाइम है वो निकाले हैं, तो दैट मीन्स 50/2, 50 किलोमीटर बाई 2 घंटा। ठीक है, तो कितना आपको मिला है कि 25 किलोमीटर बाई आवर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर बाई आवर, देखिए यहाँ पे अलग अलग यूनिटों पर कंबाइन हो चुका है ना। सो दैट मीन्स जो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है वहां पे न्यूमेरिक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होगा, साथ साथ में अलग अलग यूनिट्स जो भी वहां पे दिया गया है उसका भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा। ओके, सो इट इज क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ओके, अभी पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए वेक्टर जो ऐसा चीज है उससे आप पैरेलल रख दो और कहीं पे भी मूव कराओ, नो इशू। ठीक है, सो दैट मीन्स क्या समझ में आया यहाँ पे कि आप जो वेक्टर है उस वेक्टर को समझ लिया वेक्टर ए है, इधर साइड में देखिए वेक्टर ए है और वेक्टर वी है। ये जो दोनों वेक्टर हैं आप दोनों वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे हॉरिजॉन्टली शिफ्ट करो चाहे वर्टिकली शिफ्ट करो, पर पैरेलल रहना पड़ेगा, उसको पैरेलल ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सो इसीलिए ये जो वेक्टर्स है इसे क्या कहेंगे, फ्री वेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे कहीं ये नहीं बताएगा कि इस पॉइंट पे हिट करना है, इस पॉइंट पे ये वेक्टर मूव करेगा। ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। सो यहाँ पे क्या पता चला कि वेक्टर का हम शिफ्टमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे वर्टिकली हो, पर कंडीशन ये है कि हमें उसे पैरेलल रखना होगा हमेशा। ओके, ठीक है, अभी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इस प्रकार है कि हाँ आपको बताया गया है कि 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना है, 10 न्यूटन फोर्स को एक डायरेक्शन में अप्लाई करना है। सो आपको ये बता दिया गया है, आपको ये नहीं बताया कि स्पेसिफिक कोई एक पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल एक दरवाजा मान लीजिए, अगर दरवाजा ओपन करो 10 न्यूटन फोर्स लगा के, सो आप दरवाजे के ऊपर धक्का मार दिए और दरवाजे को ओपन कर दिए। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं कुछ नहीं बताया कि हाँ दरवाजा का जो कब्जा है वो उसकी नजदीक धक्का मारना है या सबसे फर्देस्ट पॉइंट पे धक्का मारना है,
कुछ बताया नहीं, बट आपको पता दरवाजा के ऊपर धक्का मारना है और 10 न्यूटन फोर्स मारना है. सो इट्स जस्ट ए certain force applied on the door. So that is why it's free vector. अभी है यहाँ पे अगर आपको बता दिया कि हाँ दरवाजा का जहां पे अटैच पॉइंट है या जहां पे कब्जा बोलते हैं वहां से करीबन 10 सेंटीमीटर दूरी में आपको 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना है दरवाजा की ऊपर. सो दैट टाइम ये माना जाएगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स्ड हुआ है जहां पे आपको फोर्स अप्लाई करना है. उस टाइम उस वेक्टर को लोकलाइज्ड वेक्टर बोला जाएगा. लोकलाइज्ड कर दिया गया है कि हाँ इसी पॉइंट पे आपको अप्लाई करना है. ओके, सो दैट्स कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर. ओके, सो अभी चलते हैं वेक्टर का एडिशन में. दो वेक्टर मान लीजिए, साइड में देखिए कि ए वेक्टर एक है, दूसरा बी वेक्टर है. दोनों वेक्टर को ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं. ठीक है, और जिसे हम आर से डिनोट करते हैं. ए वेक्टर ए के ऊपर एरो, बी वेक्टर बी के ऊपर एरो, रिजल्टेंट वेक्टर आर के ऊपर एरो. ठीक है, बट हाँ एडिशन का 3 मेथड है. ग्राफिकल मेथड, दूसरा है हेड टू टेल मेथड, क्योंकि हम एरो का देख लेते हेड कहाँ है टेल है, पीछे बताया था मैंने. ठीक है, और लास्ट आता है ट्रायंगल मेथड. ठीक है, 3 मेथड है, पर तीन ही मेथड जो भी मेथड आप अप्लाई करें रिजल्टेंट आपको मिलना है. ठीक है, और तीनों को देखने में एक जैसा ही लगता है. ठीक है, अगर ग्राफिकल मेथड देखना है तो आपको ग्राफ में देखना है. आप ग्राफ में देखिए. ठीक है, यहाँ पे एक ए वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है जो एक्स की डायरेक्शन में मान लीजिए. ठीक है, दूसरा और एक वेक्टर जो वाई की डायरेक्शन में मान लीजिए, जो बी नंबर वेक्टर है. ठीक है, बी वेक्टर है. अभी देखिए जो ए वेक्टर है एक्स की डायरेक्शन में, बी वेक्टर है वाई की डायरेक्शन में. अभी देखिए बी को हम शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली. मैंने बताया था पीछे कि हम लोग जो वेक्टर है उससे हम शिफ्ट कर सकते हैं, पर कंडीशन है पैरेलल लेना चाहिए. सो बी को शिफ्ट कर दीजिए. ठीक है, बी को शिफ्ट कर दीजिए. क्यों? क्योंकि हम हेड टू टेल, ये हमेशा याद रखना है, हेड टू टेल. ठीक है, सो फर्स्ट जो वेक्टर है ए, उसके हेड के साथ हमें टेल ऐड कर देना, किसका, बी का. जब टेल ऐड कर दिए हैं ए फिर बी का, सो दैट मीन्स कहां से मूव हो रहा है, ओरिजिन से, जहां से ए शुरू हुआ था ए का हेड तक पहुंच गया, फिर वहां से बी का ओरिजिन शुरू करो, फिर बी के हेड तक पहुंच जाओ. सो लास्ट पॉइंट कहां है, बी का हेड. सो ए का ओरिजिन टू बी का हेड तक एक एरो ड्रॉ कीजिए, वही है हॉरिजॉन्टल वेक्टर. अभी आप अगर यहाँ पे ग्राफ को हटा दो तो अभी देखिए ये हेड टू टेल मेथड हो गया. कैसे? क्योंकि ए का हेड उसके साथ बी का टेल लगा दिए, बी का हेड मिल गया, फिर ए का टेल के साथ बी का हेड कनेक्ट हो गया, सो हेड टू टेल मेथड हो गया. ट्रायंगल, ये देखने में ट्रायंगल जैसा ही है. ठीक है, ये ट्रायंगल जैसा ही है, एक ट्रायंगल हो चुका है. सो तीनों सेम चीज ही है. सो ऐसे ही वेक्टर का एडिशन किया जाता है, और जहां पे सबसे ज्यादा मदद दिया जाता है वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट. ठीक है, पैरेलल शिफ्टमेंट. ओके, सो इसे क्या पता चला, तो हॉरिजॉन्टल वेक्टर आर है इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. ओके, अब ये था सब्सट्रैक्शन. देखिए सब्सट्रैक्शन भी एडिशन का एक पार्ट ही है. अभी आपको बता दिया गया है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होने वाला है. अब ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर इन ब्रैकेट, दैट मींस बी वेक्टर जो था उसका ऑपोजिट. ठीक है, नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर कैसे होगा, देखिए बी का डायरेक्शन जो था, बी जैसे वैसे रहने दीजिए. अब यहाँ पे साइड में देखिए ए वेक्टर बनाया हुआ है, बी वेक्टर भी बनाया हुआ है. अभी बी का नेगेटिव वेक्टर माइनस बी वेक्टर कौन सा होगा, बस डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए. डायरेक्शन जो भी इसका हेड और टेल है उसको स्विच कर दीजिए. जब स्विच करेंगे आपको नेगेटिव बी मिल जाएगा. सो नो इशू, अगेन अप्लाई वही जो हेड टू टेल मेथड. ठीक है, ए का हेड उसके साथ बी का टेल लगा दीजिए, फिर ए का टेल से बी के हेड तक ड्रॉ कर लीजिए, वही हो गया रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है, सो ऐसे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मिल जाएगा. ओके,
सो अभी पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अभी वेक्टर एडिशन में पैरेललोग्राम का भी यूज लेंगे। सो नो इशू, देख लीजिए साइड में कि एक वेक्टर ए है, एफ वेक्टर वी है, ठीक है, तो हो गया। अभी दोनों वेक्टर को देखिए, अभी अगर यहाँ पे कल्पना करें एक पैरेललोग्राम है, डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे। अभी हम ये भी सीखे कि हाँ वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, नो इशू। हमें ए प्लस बी तो निकालना है, सो बी को अब पैरेलली शिफ्ट कीजिए, सो दूसरे साइड में आ गया है, सेम पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए फिर पहले वही सेम हेड टू टेल मेथड आ चुका है, ए के आगे लग गया बी। अभी जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, जो डायगोनल है वही है रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक है। सो ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, अभी इसमें ये भी देखिए, अभी जो आपको रिजल्टेंट वेक्टर आर है, साथ में ए है, बी है, ठीक है, तीनों को अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो ये एक ट्रायंगल जैसा लग रहा है, ठीक है। सो इट्स इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल ऑल्सो, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा को देखिए, ठीक है। सो अभी तक वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन ये देख के आए हैं, अलग अलग लॉ देख के आए हैं, ठीक है। अभी जो इन लोग के प्रॉपर्टीज हैं, वेक्टर एडिशन के प्रॉपर्टीज कैसे कैसे है, ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव कैसे है कि अगर आप a प्लस बी लिखें इज इक्वल टू बी प्लस ए बी है, सेम, ठीक है। अभी हमें साइड पे देखिए a प्लस बी, ये a है और दूसरा b, दो वेक्टर हो गए, ठीक है। सेम शिपमेंट कर दीजिए, a प्लस बी और डायगोनल आ चुका है, ठीक है, नो इश्यू। अभी b को रखिए, b है और a का शिपमेंट ऊपर कर दीजिए, सो b प्लस a, सेम डायगोनल ही तो आ रहा है, दैट मीन्स कोई इश्यू नहीं है। अब वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। अब a प्लस बी लिख लीजिए या b प्लस a लिख लीजिए, बोथ आर सेम। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि वेक्टर का जो एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन जो भी है अरिथमेटिक, वो एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव कैसे कि समझ लीजिए a प्लस बी इन ब्रैकेट है प्लस c वेक्टर, ठीक है। सभी तीन वेक्टर का बताया जा रहा है, ठीक है। सो अभी साथ साथ आप इसमें ग्राफ में देखिए कि हाँ पहले a वेक्टर आया है, फिर b वेक्टर आया है, दोनों का एक रिजल्टेंट हो गया r वेक्टर, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं a प्लस बी वेक्टर है वो, ठीक है। r वेक्टर को साथ में और एक वेक्टर c वेक्टर लगा दिए हैं, अभी रिजल्टेंट क्या आ रहा है, सिर्फ r1 मान लीजिए, ठीक है। तो वही तो लास्ट फर्स्ट जो a का ऑरिजिन शुरू हुआ था, टेल शुरू हुआ था, वहां से लेके b से लेके c का जो पॉइंट है, हेड है, वहां तक कनेक्शन कर लीजिए a की टेल से c का जो हेड है। सो वही आ गया है लास्ट रिजल्टेंट r1, ठीक है ना। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखिए कि हाँ a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c, बहुत सेम, ठीक है। आप b प्लस c पहले कर लीजिए, फिर उसका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक है, उसके साथ a को अगर कनेक्ट कर देंगे, इन द सेम वे सेम सेंस आ रहा है, सेम रिजल्टेंट r1 ही आ रहा है उसका बराबर, उसी का सेम डायरेक्शन, ठीक है। सो ये एसोसिएटिव भी है, ओके। चलो अभी आता है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर जिसे बोलते हैं। देखिए जीरो का अरिथमेटिक मीनिंग भी वही, कुछ भी है नहीं। सो वेक्टर में भी सेम है, अगर जीरो या नल वेक्टर है, जिसे ये आप फाई की सिंबल या जीरो लिख के ऊपर वेक्टर का सिंबल दे दो, ठीक है, उससे आप डिनोट कर सकते हैं। सो इसका मीनिंग क्या है कि हाँ एक सेम वेक्टर है, उसके साथ एक नेगेटिव सेम वेक्टर आप ऐड कर दे रहे हो, तो आपको जीरो वेक्टर मिलने वाला है। अदरवाइज कुछ भी वेक्टर आप ऐड कर रहे हो, चाहे 7-8 वेक्टर एक के साथ एक जोड़ रहे हो, ठीक है, और लास्ट में आपको ये मिला कि जहां पे ऑरिजिन है वहां पे लास्ट रिजल्टेंट आके उसी पॉइंट पे ही मीट कर रहा है, ऑरिजिन भी वही और लास्ट वेक्टर का एडिशन में लास्ट वेक्टर का ये सब्ट्रैक्शन करके टेल और हेड सेम पॉइंट पे ऐड हो रहा है, सेम पॉइंट पे आके पहुंच रहा है। तो दैट मींस कहीं मूव भी हुआ ही नहीं है। देखिए वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर एक वेक्टर ए मान लीजिए, ए मैंने ड्रॉ कर दिया, फिर उसके साथ
नेगेटिव ए मैंने ऐड कर दिया। नेगेटिव ए मीन्स क्या है, उसी का ही जो डायरेक्शन है उसको स्विच कर दिए हैं। ठीक है, सो पहले ए वेक्टर है, ए वेक्टर का हेड के साथ नेगेटिव ए वेक्टर का टेल ऐड कर देने से नेगेटिव ए वेक्टर का जो हेड है वो ए वेक्टर का टेल में आके पहुंचेगा। दैट मीन जहां से शुरू हुआ था फिर वहां पे आके पहुंचा है। सो ये जीरो वेक्टर नल वेक्टर है। अगर बहुत सारे वेक्टर ऐसे ऐड कर रहे हो एक के साथ एक, ठीक है, कभी पॉजिटिव में जा रहे, कभी नेगेटिव ऐड कर रहे, कभी और कोई डायरेक्शन में ऐड कर, पर घूम फिर के सेम वही जगह पे जहां ऑरिजिन है वहां पे आके पहुंचा है। सो दैट मीन्स जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ओके, सो जो नल वेक्टर है वो इफेक्टलेस वेक्टर है, उसका लास्ट में कोई इफेक्ट है ही नहीं। और एक एग्जांपल देते हैं, एक अंडा समझ लीजिए, एक अंडा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, यूट्यूब में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है इसके ऊपर। एक अंडा है, अंडे को जो सबसे लंबा डायमीटर जिसका, जिसका अंडे का बहुत सारा डायमीटर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो ओवल शेप में है, ये एक स्पीयर टाइप नहीं है, उस लंबा डायमीटर जो है उसी डायमीटर में, डायमीटर के थ्रू अगर सेम फोर्स अप्लाई किया जाए दोनों पॉइंट ऊपर और नीचे, इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन ऐड करो, सो बीच में आके वो जो फोर्स है वो डिमिनिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, नीचे से 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वेक्टर ए माइनस है, सो नल, जीरो, दैट मीन्स इसका इफेक्ट है ही नहीं। सो अंडा फूटेगा ही नहीं, चाहे आप मान लो कि सेम एक हाथी से आप दबा रहे हो, पर हाँ, यहाँ पे कंडीशन ये हो कि होना चाहिए कि ये जो सबसे लंबा डायगोनल डायमीटर है वो नहीं हिलना चाहिए, ठीक है, अंडा नहीं हिलना चाहिए, अंडा को स्ट्रेट रख दो और उसी के ऊपर हाथी खड़ा कर दो, हाथी को खड़ा कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंडा टूटेगा ही नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप खुद ब खुद घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि एक अंडे को लो हाथ के बीच में, ठीक है, और ऐसे दबाओ कि हाँ वो सबसे लंबी जो डायमीटर है उसी के थ्रू ही ये आपका दोनों हाथ का फोर्स अप्लाई हो। सब देखिएगा वो अंडा टूटेगा ही नहीं, कितना भी कोशिश कर लो। हाँ, अगर गलती से थोड़ा बहुत इधर उधर वो डायमीटर का एंगल चेंज हो चुका है, आपका जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो चुका है, सो उस दौरान अंडा टूट जाएगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अंडा को लेना है, दोनों हाथ के बीच रखना है और प्रेस करना है जितना जोर से हो, अंडा टूटेगा ही नहीं, ठीक है। सो ये आता है नल वेक्टर का एक एग्जांपल, ठीक है, ओके। अभी आता है नेक्स्ट, स्केलर मल्टीप्लाइड विथ वेक्टर। समझ लीजिए एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर, उसके साथ आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिए, चलिए 2 को छोड़िए, एक वेरिएबल ले लीजिए लेमडा, लेमडा आपने मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। सो आपको रिजल्टेंट क्या मिला है, लेमडा ए वेक्टर। दैट मींस आप कोई भी वेक्टर के साथ जितना भी स्केलर क्वांटिटी या एक न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो वेक्टर उतना ही हो जाता है। समझ लीजिए एक वेक्टर है 5 न्यूटन फोर्स, आपको क्या बताया कि 5 न्यूटन नहीं चलेगा, कोई भी एक सामान को उठाने के लिए 5 न्यूटन फोर्स चाहिए, ठीक है, 5 न्यूटन नहीं चलेगा, उसका फोर्स को दुगना करो, दुगना करो मींस क्या है, सेम 5 न्यूटन और फोर्स लगाओ उसमें, 2 इंटू 5 न्यूटन, ठीक है, सो 10 न्यूटन हो चुका है अभी, ठीक है। अगर वेक्टर की भाषा में देखें कि आकर वेक्टर ए है, वेक्टर ए है, उस ये जो वेक्टर है ए, इसके साथ मल्टीप्लाई 2 कीजिए, दैट मींस उसका जितना भी डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट जितना दूरी है उसका दुगना बना दीजिए और डायरेक्शन सेम रहेगा। यहाँ पे कंडीशन ये क्या है कि डायरेक्शन सेम रहना चाहिए, ओके। सो अभी आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या है, देखिए दो वेक्टर तभी इक्वल हो सकता है, या दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर तभी बोल सकते हैं चाहे अलग अलग नाम से डिनोट क्यों ना हो या अलग अलग प्रकार की कोई भी एक क्वांटिटी क्यों ना हो, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, सो उस टाइम दोनों वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बताएंगे, ठीक है। 2 बंदा आ चुका है, 2 बंदा आके एक दरवाजा को धक्का मार रहा है, दरवाजा लोहे का है मान लीजिए, बहुत जोर से धक्का मारना पड़ता है, पहला बंदा बहुत लंबा है, दूसरा बंदा थोड़ा सा नाटा है,
पर दोनों बंदे का धक्का मारने का जो धक्का मारा है वो 10 न्यूटन फोर्स ही मारा है। नाटा बंदा ने भी 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है, लंबा बंदा ने भी सेम 10 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई किया है एट द सेम पॉइंट, दरवाजे की सेम जगह पे धक्का मारा। सो दोनों ने ही पहले नाटा बंदा ने धक्का मारा, 10 न्यूटन फोर्स, दरवाजा खोल गया। फिर लंबा बंदा आके भी सेम 10 न्यूटन फोर्स ही सेम पॉइंट पे धक्का मारा, दरवाजा खोल गया। सो यहाँ पे माना जाएगा नाटा बंदे का जो फोर्स अप्लाई किया समझ लीजिए ए वेक्टर है, और लंबा बंदा ने जो धक्का मारा था उसका फोर्स जो सेम अप्लाई किया है वो बी वेक्टर है। सो यहाँ पे जब मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन अप्लाई किया है दोनों ने, डायरेक्शन भी सेम है, सेम पॉइंट पे, लोकलाइज वेक्टर मान लीजिए कि सेम ही पॉइंट पे मार रहा, ठीक है। सो उस दौरान नाटा बंदे का वेक्टर, लंबा बंदे का वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर बोथ विल बी सेम बिकॉज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। ओके, सो अभी आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या, देखिए यूनिट वेक्टर जानने से पहले एक चीज जानना जरूरी है, मॉड्यूलस। व्हाट डज मॉड्यूलस मीन? कोई भी वेक्टर ए मान लीजिए, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 आई कैप्ट मान लीजिए, ठीक है, ये न्यूटन है, 5 न्यूटन, ठीक है। कोई एक डायरेक्शन में, आई कैप्ट से मैं डायरेक्शन ही समझाया हूं, अभी पता चलेगा कि आई कैप्ट क्या है, जे कैप्ट क्या है, क्या कैप्ट क्या है, ठीक है। सो देखिए यहां पे जो मॉड्यूलस है, अगर वेक्टर की दोनों साइड में 2 बार मैंने शो कर दिया है, 2 बार, ए वेक्टर है उसको दोनों साइड में 2 डंडी लगा दिया, तो ये कहेगा कि मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है। अभी मॉड्यूलस क्या मीन करता है? मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू, जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसे मीन करेगा। मैंने 5 मिनट में बताया, ठीक है, डायरेक्शन भी बताया, डायरेक्शन का भी भूल जाइए, ओनली 5 जो है वही है मॉड्यूलस, 5 न्यूमेरिक वैल्यू है वो है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अभी और एक चीज, नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन में हम लोग क्या दिखे कि हाँ 0 है, 0 के इस साइड पूरा पॉजिटिव है, इस साइड पूरा नेगेटिव है, ठीक है। अभी अगर ओनली 5 अंक का दूरी लेना हो, 5 अंक का दूरी, समझ लीजिए आप -8 + 3, -8 + 3 किए हैं, -8 0 से -8 प्लस की तरफ 3 कदम आया है, सो आपको कितना मिला? -5। सो इसका अगर एब्सोल्यूट वैल्यू माना जाए, दूरी कितना है? 5 कदम का दूरी, 5 कदम का दूरी। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बताया गया है, ना पॉजिटिव की तरफ ना नेगेटिव की तरफ, आपको ये नहीं बताया गया है। आपको पूछा है गैप कितना मिला, माइनस की डायरेक्शन में आप 8 कदम था, फिर आपको +3 करने के लिए बोला क्योंकि -8 + 3, सो प्लस की तरफ आप 3 कदम आए हैं। अभी आपको कितना मिला? 0। ऑरिजिन से नापना पड़ेगा ना, 0 से नापना पड़ेगा। सो 0 टू उस पॉइंट तक कितना मिला आपको कदम? सो अभी कितना कदम आ रहा है वहां पे? 5 कदम, वहां पे 5 कदम आ रहा है, ठीक है। सो ये जो 5 कदम है, आपको -5 नहीं बोला है, अब रिजल्ट में -5 लिख सकते हैं, पर आपको क्या पूछा है? कितना कदम? सो 5 जो है वो है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी। ओके, सो मॉड्यूलस होता है क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू, जहां पे कोई डायरेक्शन का चिंता करने का जरूरत है ही नहीं। अभी आता है यूनिट वेक्टर में। देखिए यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक ही रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर जो है उसे स्मॉल n कैप्ट, ऊपर कैप्ट से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर। सो एक वेक्टर मान लीजिए ए वेक्टर, ठीक है। सो n कैप्ट है ना, जिसे हम यूनिट वेक्टर मानते हैं उदाहरण की तरफ, ठीक है। वेक्टर ए, ठीक है, जिसके पास डायरेक्शन भी है और उसका मैग्नीट्यूड भी है, डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। सो ऊपर जो ए वेक्टर है उसके पास क्या है? उसके पास है उसका मॉड्यूलस और डायरेक्शन। सब मॉड्यूलस को आप डिवाइड ही कर दिए हैं तो क्या बच गया? डायरेक्शन बच गया। तो दैट मीन्स ओनली डायरेक्शन, और जिसका मैग्नीट्यूड है 1, क्योंकि ऊपर डायरेक्शन के पास एक ही बचा है मल्टीप्लाइड में। सो यूनिट वेक्टर है n कैप्ट। सो यूनिट वेक्टर क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड है 1 और इसके पास एक डायरेक्शन है।
और इसीलिए यूनिट वेक्टर को डायरेक्शनल वेक्टर भी बोलते हैं। जैसे भी कुछ स्केलर आप गुना कर दिए हैं तो डायरेक्शन ऑलरेडी आपके पास है, जो स्केलर आपने मल्टीप्लाई किए हैं सो आपको एक नया वेक्टर मिल चुका है। हाँ, नया जो वेक्टर मिलेगा वो यूनिट वेक्टर नहीं होगा क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड x से बड़ा है। ठीक है, सो अभी देखिए कि जब ग्राफिकल हम देखते हैं x डायरेक्शन में, अगर x डायरेक्शन में कुछ कदम अपने चले हो, 5 कदम चल गए, सो 5 कदम ये आपका मैग्नीट्यूड हो चुका है। और x का डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो हमेशा i कैप्ट है, सो 5 i कैप्ट। इससे क्या समझ में आ गया कि ग्राफ में 5 कदम x एक्सिस की तरफ अपने मूव किए हैं, सो i कैप्ट से x एक्सिस को डिनोट कर दिए हैं उसके डायरेक्शन को, और 5 कदम से स्केलर क्वांटिटी जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है वो है। सो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप्ट। i कैप्ट के साथ हमने 5 कदम ऐड कर दिए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं, ऐड नहीं मल्टीप्लाई किए हैं, सो 5 i कैप्ट मिल चुका है। ठीक है, सो y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, j कैप्ट, z डायरेक्शन में k कैप्ट। ओके, सो यूनिट वेक्टर क्या समझ में आ चुका है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसी वेक्टर है जो ओनली डायरेक्शन को डिनोट करते हैं, उसके साथ अगर कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं या स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नया वेक्टर मिलता है। आई कैप्ट मॉडुलस जे कैप्ट मॉडुलस के कैप्ट मॉडुलस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1। क्यों, वो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, मैग्नीट्यूड है वो। ठीक है, क्योंकि आई कैप्ट जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, जे कैप्ट जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है, के कैप्ट जो है वो भी एक यूनिट वेक्टर है। और कोई भी वेक्टर का जब मॉडुलस निकालते हैं उस टाइम हमें क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है। ठीक है, जो एक स्केलर की यूनिट या स्केलर क्वांटिटी या एक न्यूमेरिक वैल्यू मिलता है। ठीक है, सो आई कैप्ट मॉडुलस मॉडुलस ऑफ जे कैप्ट मॉडुलस ऑफ के कैप्ट इज इक्वल टू 1। अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हम बताएं कि वेक्टर वेलोसिटी के वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर v एरो इज इक्वल टू 5 j कैप्ट मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या है, जब मीटर पर सेकंड बताया गया है कि ये एक वेलोसिटी है, हर एक क्वांटिटी का यूनिट होता है, पहले पर क्या आए हैं। जब j कैप्ट शो करे दैट मींस इसका डायरेक्शन जो है वो y एक्सिस के अलोंग है, उसका जो डायरेक्शन है y एक्सिस के अलोंग, ऐसा नहीं कि y एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, पर y एक्सिस के पैरेलल में भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसी के ऊपर भी होना चाहिए। ठीक है, तो जे कैप मीन कर रहा है कि y एक्सिस के अलोंग। ठीक है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो उसका मैग्नीट्यूड है, साथ में यूनिट है। ठीक है, सो अभी शुरू करते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमें 2 वेक्टर अगर दिया जाए और उसके बीच का कोई भी एक डिग्री हो, दोनों वेक्टर के बीच का कोई एक डिग्री हो, तो उस टाइम रिजल्टेंट वेक्टर जो निकलेगा, ठीक है, वो क्या है और उसे कैसे निकालना है, वही अभी चर्चा है। ठीक है, सो इससे पहले एक चीज जानना जरूरी है, एक चीज जानना जरूरी है कि कोई भी एक वेक्टर का, कोई भी एक वेक्टर, उसका जो कंपोनेंट वो क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, समझ लीजिए ये y एक्सिस है। ठीक है, ये है उसका x एक्सिस। ठीक है, कोई भी एक वेक्टर मान लो इस सीधाई में, मान लीजिए वो a वेक्टर है। ठीक है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या x कंपोनेंट है या x एक्सिस के बराबर में जो कंपोनेंट है उसे हम मान लेते हैं ax, जो इस सीधाई में है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, और y एक्सिस के बराबर में, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इसके बराबर में जो कंपोनेंट है उसे मान लेंगे ay। ठीक है, सो ये क्या है, a वेक्टर का x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। ठीक है, सो हम ये लिख सकते हैं कि वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप्ट। i कैप्ट क्या है, i कैप्ट एक यूनिट वेक्टर x एक्सिस के अलाउ में, प्लस ay
जे कैप्ट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे एक वेक्टर हो चुका है, जो ए एक्स है ये एक स्केलर की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अब ए एक्स और ए वाई क्या है, यहाँ पे अगर कोई कोऑर्डिनेट हो वही तो है। सो ये कोऑर्डिनेट क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग ए एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग ए वाई। सो दैट मीन्स हमें क्या मिल चुका है, एक नया वेक्टर जो यूनिट वेक्टर के साथ जो एक्स के अलोंग है, और दूसरा और एक नया वेक्टर मिल चुका है जो जे कैप्ट जो वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। अभी दोनों वेक्टर को हम देखा जाए, दोनों का अगर प्लस करें तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर ए मिल जाता है, ठीक है। कोई संदेह नहीं यहाँ पे, ओके। सो देखिए इस फिगर से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ए वाई इज इक्वल टू वेक्टर ए साइन थीटा, इन द सेम वे ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए कॉस थीटा। तो सिंपल चीज, सब अगर ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर किया जाए तो हमें ए स्क्वायर को कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। और अंदर क्या रह जाता है, ए वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि यहां से मिलेगा हमें 1, ठीक है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलस है, क्योंकि वेक्टर है ना, ओनली मॉड्यूलस ए निकाले उस टाइम क्या होगा, रूट ओवर ए वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, या ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जो भी लिखे, ठीक है, रूट के अंदर। ओके, सो ये हो गया उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कौन सी कंडीशन में, जब आपको दोनों कंपोनेंट के बीच में 90 डिग्री मिलता है, ठीक है, या कोई दो वेक्टर दिया हुआ है और दोनों वेक्टर के बीच में जो डिग्री है वो 90 डिग्री है, उस टाइम आप ये रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, स्लोप के जरिए या टेन थीटा के जरिए। तो टेन थीटा ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है, हो गया। अगर तो वेक्टर देख के रखा है 90 डिग्री में है, सो y के अलंग जो वेक्टर है वो डिवाइड बाई एक्स के अलंग जो वेक्टर है वो, ओके। तो मिल जाएगा वहां पे आपको टेन थीटा, विथ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, ठीक है। सो आपको डिग्री मिल जाएगा, इस डिग्री पे स्लोप होगा, वही होगा डायरेक्शन, ठीक है। सो ये कौन सी कंडीशन में, अगर दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो, दो वेक्टर के बीच में थीटा का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो, तो अगर 90 डिग्री ना हो तो, ये उससे कम हो, ये उससे ज़्यादा हो, तब उस टाइम क्या करना है। तो उसके लिए हमें इस फिगर का सहारा लेना पड़ेगा जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसी के थ्रू हम वो पूरा देखेंगे, ओके। सो अभी देखते हैं, दो वेक्टर देके रखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस फिगर को नीचे लेके चलते हैं। यहाँ पे ओके, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, दूसरा है बी। वो दोनों वेक्टर का जब ऐड करते हैं तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलता है, आर, आर वेक्टर मिलता है, ठीक है। सब कोई इशू नहीं है। अभी देखिए ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ठीक है ना, और रिजल्टेंट वेक्टर आर निकला है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। सो ये एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है, साइड बगल में लगा हुआ, ठीक है, इस पॉइंट से ओरिजिनेशन। सो इस लाइन को हम एक्सटेंड किए हैं यहाँ तक, ठीक है, और इसका पैरेलल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डॉटेड लाइन। सो दैट मीन्स ये एक पैरेललोग्राम हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे हम एस और आर को हम
कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। सो देखिए ये जो थीटा डिग्री है, सो यहाँ पे भी सेम थीटा डिग्री होगा, कोई डाउट नहीं। अभी मान लेते हैं जो बी वेक्टर है उसका और रिजल्टेंट वेक्टर का बीच का एंगल है अल्फा, कोई इशू नहीं है। रिजल्टेंट वेक्टर और ये जो ए वेक्टर है, ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो है बीटा, ठीक है। और एक नॉर्मल खींच लेते हैं रिजल्टेंट के ऊपर जो क्यू पॉइंट को टच कर रहा है, और वहां पे एम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। सो फिगर इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन शुरू करेंगे। सो यहाँ पे देखिए पी एस स्क्वायर, पी एस कौन सा है, जो हमारे रिजल्टेंट है, ठीक है। सो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ए साइन थीटा, सिंपल लिख सकते हैं ए साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्यों, कैसे, ए साइन थीटा बी वेक्टर है ना, ए कॉस थीटा, ठीक है। हाँ मैं यहाँ पे ये इसका वो एरो नहीं दिया, ठीक है, ओके। सो ये कैसे लिख सकते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम उसी के हिसाब से, कौन सा ट्रायंगल का हिस्सा है, एस पी आर, ये ट्रायंगल का हिस्सा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे मिलेगा, अभी देखिए ये जो पी एस है इसे अगर डायरेक्ट हम आर लिख दें, आर वेक्टर है, रूट को इधर पास करा दें, डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। क्यों, अभी जब इसको आप स्क्वायर से निकालोगे, होल स्क्वायर से निकालोगे तो बी स्क्वायर मिलेगा, आ गया बी स्क्वायर, 2ab कॉस थीटा आ चुका है, और एक रह के आ जाता है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ से आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, वो है यहाँ पे है, और अंदर क्या बचा रह गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जिसका वैल्यू 1 होता है, दैट मीन्स यहाँ पे ए स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, सो हो चुका है ये रिजल्टेंट, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की हिसाब करोगे तो उस टर्म इस हिसाब से होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स आपको मिल चुका है, ठीक है, जो रिजल्टेंट है वो मिल चुका है। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, अच्छा एक कैपिटल ए है, सॉरी, ए का वैल्यू आपको डाल देना है, बी का वैल्यू डाल देना है, और जो भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है वो कॉस थीटा का जो भी वैल्यू है वो उसको आप मेंशन कर दीजिएगा, ओके। निकल गया आपका रिजल्टेंट। और टेन थीटा निकालना हो तो वैसे ये जो लॉ है ना, देखिए यहाँ पे जो ये हम निकाले हैं कि ये जो रिजल्टेंट है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। क्यों, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोसाइंस, क्यों, कोसाइन है, ठीक है। अभी देखिए दोनों वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री हो, सो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, दैट मीन्स ये वाला इससे 0 हो जाएगा। तो इसीलिए 90 डिग्री की टाइम हम जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उस दौरान क्या बोलते हैं कि ओनली दोनों वेक्टर का स्क्वायर का रूट कर दो, है ना, ओके। अभी हमें क्या निकलना है, अभी निकालना है टेन थीटा, टेन थीटा निकालना है, ठीक है, ओके। सो टेन थीटा कितना होगा, साइन
ए साइन थीटा, ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई, क्योंकि जो नॉर्मल है वो डिवाइडेड बाई बेस होता है ना, टेन थीटा बी प्लस ए कॉस थीटा, ये वेक्टर है, प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। यहां से आप थीटा का वैल्यू निकाल लो टेन इनवर्स करके, ओके, सो आपको डिग्री मिल जाएगा, गॉट दैट, ओके। सो अभी और एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है, फिलहाल इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट हियर, ओके। देखिए अभी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, क्यू पॉइंट से रिजल्टेंट वेक्टर है उसके ऊपर क्यू एम, ठीक है। अभी हमें इससे जो पलटते हैं, ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे क्यू है, एम है और पी है, सो क्यू एम पी ये एक ट्राइंगल हो गया, क्यू एस एम ये भी एक ट्राइंगल हो चुका है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ओके। अब इसको सीधा करो, ओके, 0 डिग्री में आ गया। सो ठीक है, यहाँ पे देखिए एस आर, एस आर कहाँ है, एस आर, ठीक है। सो एस आर इक्वल टू क्या है, ए साइन थीटा, कौन सा ट्राइंगल का हिस्सा है, एस क्यू आर, ट्राइंगल एस क्यू आर, सिंपल सी है साहब, ओके। उसके साथ साथ हम एस आर इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, अगर हम इस ट्राइंगल को सोचें, हम क्या लिख सकते हैं कि आर साइन अल्फा, कौन सा ट्राइंगल है, एस पी आर, बड़ा वाला ट्राइंगल। सो दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों समान इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, ओके। सो इन द सेम वे ए बाई साइन अल्फा, ए से साइन अल्फा को साइन अल्फा डिवाइडेड में, ठीक है, आर बाई, आर है ना, आर साइन थीटा, कोई इशू नहीं, ये एक नंबर इक्वेशन आपका, ओके, हो गया, नो इशू। अभी यहाँ पे दोबारा वो डायग्राम को लेके आते हैं, इसको पलटा दो, कुछ देर पहले जो दिखाया था, ठीक है, हो गया, पलटा दिए। अभी देखिए जो Q और M है, Q M, फिगर को पलटा और कुछ नहीं है, सो एम क्यू इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि B साइन थीटा, B कहाँ है, ये B, ठीक है ना, साइन थीटा, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B साइन थीटा, ये वाला हिस्सा को लिख सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, साइन थीटा, सॉरी साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा, क्योंकि डिग्री क्या है, अल्फा है, ठीक है। एम क्यू बराबर हम ये जो ट्राइंगल है ये एम क्यू पी, ठीक है, सेम। अभी देखिए यहाँ पे भी तो ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक डिग्री लेके रखे हैं, वो है ब्रेबो, ये एंगल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि ए साइन ब्रेबो, कोई इशू नहीं है, कौन सा ट्राइंगल का हिस्सा है, एम क्यू एस, एम क्यू एस, ठीक है, ये ट्राइंगल का हिस्सा है, कोई इशू नहीं है, ओके। सो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, जब ये दोनों बराबर है, सो बी साइन अल्फा इज इक्वल टू ए साइन बीटा, लिख सकते हैं।
सो इन द सेम वे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इससे पहले लिखे थे कि बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू ए बाई साइन अल्फा। ठीक है, ये 2 नंबर इक्वेशन। अभी देखिए यहाँ पे भी ए बाई साइन अल्फा है, यहाँ पे भी ए बाई साइन अल्फा है। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा इज इक्वल टू आर बाई साइन थीटा। सो ये क्या है, ये साइन का रूल, इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ साइंस। ठीक है, और उससे पहले क्या हमें सिखाया गया था, दूसरा लॉ ऑफ कोसाइन। सो हम सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, कहाँ गया ये रूट ओवर जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, कोई भी टाइप का थीटा दे दो, चाहे 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो। फिर 90 डिग्री से अगर बड़ा हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से जो उसका जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आने वाला वैल्यू वो हम वहां पे बैठाएंगे, पुट करेंगे और इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, रिजल्टेंट का। ओके, अभी रह गया और एक चीज, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी क्या होगा, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। ये किस हिसाब से है, समझ लीजिए एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप्ट जिसका एक्स कंपोनेंट है, प्लस ए वाई जे कैप्ट। दूसरा और एक है बी वेक्टर जिसका है बी एक्स आई कैप्ट प्लस वी वाई जे कैप्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, इक्वल टू क्या निकलेगा, सो एक्स कंपोनेंट है, जो एक्स कंपोनेंट है चाहे ए वेक्टर का या बी वेक्टर का, दोनों को जोड़ दो आई कैप्ट, प्लस जो वाई कंपोनेंट है उसे जोड़ दो जे कैप्ट। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे हमें मिलेगा, अगर आर वेक्टर हो, रिजल्टेंट वेक्टर हो, उसका अगर एक्स कंपोनेंट निकलेगा तो वो क्या रहेगा, आर एक्स आई कैप्ट प्लस आर वाई जे कैप्ट, जो रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, सो ये एनालिटिकल मेथड, इस हिसाब से भी हम जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसे हम निकल सकते हैं। ठीक है, सो अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी से रिगार्डिंग है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए फोर्थ दिया हुआ है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर में कौन आएगा, टाइम। ओके, टाइम है स्केलर क्वांटिटी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी कौन सा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, ये ए बी सी, ये तीनों के तीनों है स्केलर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट आता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। ठीक है, हाँ डायरेक्शन अगर उल्टा करना हो, स्विच करना हो तो उस टाइम नेगेटिव सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज इनवैलिड फॉर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के लिए कौन सा, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे इस वीडियो में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बताया नहीं, नेक्स्ट वीडियो में उसका फुल एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, ओके, इफ वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड द मैग्नीट्यूड। अभी देखिए आई कैप जे कैप्ट, ठीक है, क्या बताया था, आई है एक्स एक्सिस के बराबर में, जे है वाई एक्सिस के बराबर में, 90 डिग्री बीच में है। ठीक है, सो नो इशू, हमारे पास जो स्टैंडर्ड
फॉर्मूला है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसे हम यूज करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है कि जो भी रिजल्टेंट है उसका है रूट ओवर ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, सो कॉस 90 डिग्री क्या है, 0 है। दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। सो बचने वाला कौन सा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पे 16 आने वाला है, टोटल मीन्स आना है 25। ओके, 25 का जब रूट निकाल दोगे 5, दैट मीन रिजल्ट क्या आ रहा है, सी नंबर। नेक्स्ट, टू वेक्टर आर ए इज इक्वल टू 5 आई कैप्ट और प्लस 3 जे कैप्ट। यहाँ पे बी और एक वेक्टर है उसका 2 आई कैप्ट 4 जे कैप्ट। सो ए प्लस बी कितना होने वाला है, ठीक है, सिंपल सी हिसाब से 5 और 2 ऐड करो, 3 और 4 ऐड करो, वही हो गया ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है, ठीक है, सो 4 इंटू 2 प्लस -3 इंटू 5 कितना आ रहा है, 16 सॉरी 8 और यहाँ पे -15, तो प्लस को हटा दो, -7 बच गया। ठीक है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 6 और 8, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। मेक एंगल बिटवीन 60 डिग्री, एंगल बन रहा है दोनों का बीच में। ठीक है, सो डॉट प्रोडक्ट क्या है, ओके, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, देखिए डॉट प्रोडक्ट तो अभी मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, सो नेक्स्ट वीडियो में कर रहा हूँ मैं। दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू कॉस थीटा, थीटा में ये जो एंगल है वो काम आएगा। ठीक है, सो नो इश्यू, कोई बात नहीं। 6 इंटू 8 और जो थीटा है 60 डिग्री अगर हिसाब करेंगे तो हाफ आएगा। ठीक है, ओके, तो कितना मिलने वाला है, 24, आंसर है ए। ओके, नेक्स्ट है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए मेकिंग एन एंगल थीटा इज गिवन बाई। हिसाब सिंपल सी यही है, क्यों, वही तो है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा भी ए की जगह बी की जगह ए ही डाल दो तो वही मिलने वाला है। ठीक है ना, ओके, ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री में वो जो 10 न्यूटन है वो लग रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। सो इसे अगर एफ माने दैट मीन्स 10 न्यूटन, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं उसे हम क्या मानते हैं कि एक्स, एफ का एक्स कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि एक्स हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो द मीन्स हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो एफ एक्स है इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, सिंपल सी सब है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो हमेशा कॉस थीटा की होता है और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो साइन थीटा के साथ रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे 10 न्यूटन और कॉस थीटा तब 30 डिग्री है, सो ये √3/2, सो 5√3, हिसाब सिंपल 5√3, बी नंबर आंसर है। ओके, नेक्स्ट है इफ टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 और 4 देयर रिजल्टेंट इज 5, सो एंगल, बीच के एंगल कितना वो निकलना है। ठीक है, नो इशू, सो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि हाँ रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वो जो रूट को हटा दे क्या, प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, हमें थीटा ही निकालना है, बेसिकली हमें थीटा ही निकालना है। ठीक है,
सो रिजल्टेंट में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिख देते डायरेक्ट, और ए का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, प्लस 2 इंटू 9 इंटू 16, और इधर आएगा कॉस थीटा जो हमें निकालना है, ठीक है। सॉरी 9 इंटू 16 नहीं, यहाँ पे 3 इंटू 4 जो कॉस थीटा हमें निकालना है, नो इशू। सो देखिए यहाँ पे ये कितना आया 25, यहाँ पे भी एक 25, ये दोनों मिलके, ठीक है, प्लस ये है 12 दूना 24 कॉस थीटा। अब यहाँ पे 25 है, जब इस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू 24 कॉस थीटा। सो दैट मीन्स क्या मिलने वाला है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो 3 मैग्नीट्यूड है और एक 4 मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ठीक है। सो आंसर क्या है? बी नंबर 90 डिग्री। टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 5 मेक्स एंगल 60 डिग्री ईच अदर, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल मिला है, ठीक है। सो व्हिच फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट आया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये निकालना है, ओके है। सो नो इशू। सो यहाँ पे भी सेम वही अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो रिजल्टेंट आर इक्वल टू हमें क्या पता है, रूट ओवर, जब दोनों इक्वल है, जब इक्वल है तो क्या लिख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे 25 प्लस 25 प्लस 2 इंटू अगेन 25 इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री क्या होता है? हाफ होता है। सो हाफ हाफ भाग गया, ठीक है। सो अभी 3 इंटू 25 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे 25 को बाहर निकालेंगे रूट के बाहर, सो 5√3 आंसर मिल चुका है। टू वेक्टर ए लिख के रखा है बी, और दोनों को अगर ऐड कर दे रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिलेगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे -2 है, सो 2 वाला को एक देखिए, तो ये एक है, यहाँ पे भी 2 एक है, अभी 6 है प्लस में, ये है जो 6 और 9 हो जाने वाला है, तो ये वाला इट मीन्स ये नहीं है आंसर। सो आंसर है ए नंबर। टू वेक्टर ए और बी है मैग्नीट्यूड 3 और 4 रेस्पेक्टिवली, और बीच में 90 डिग्री का वो एंगल क्रिएट किया, मैग्नीट्यूड रिजल्ट वेक्टर वही सेम अप्लाई करना है, ठीक है। वही फॉर्मूला कॉस थीटा वाला, ठीक है, और उसे मिल जाएगा 3 और 4। तो ऐसे तो उंगली उंगली में हो रहा है, इधर 9 इधर 16 25 और रूट कर दो, हटा दो 5। टू वेक्टर्स ए देके रखा है, बी देके रखा है, एड किया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट आर, आर का रिजल्टेंट क्या है? देखो इधर 7 है, -7 है, +24 -24, दैट मीन अल्टीमेटली आके कहाँ पे, जहाँ ऑरिजिन से निकला है फिर घूम फिर के ऑरिजिन में आके पहुंचा, दैट मीन्स जीरो वेक्टर, नाल वेक्टर जिसे बोलते हैं, उसका वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है। द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टेट दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंटेड होता है? द डायगोनल, क्योंकि डायगोनल ये है पैरेललोग्राम, ठीक है, इसका सेम पैरेलल शिपमेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। सो जो डायगोनल है वही उसका रिजल्टेंट, ठीक है, ए नंबर आंसर। टू वेक्टर, इफ टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड ए और बी, एंगल थीटा है, सो मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, ठीक है। ये है, ऑलरेडी फॉर्मूला यूज कर चुका हूँ। टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 और 8 आर इंक्लाइन एट एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होने वाला है, कितने डिग्री पे है? यह है 90 डिग्री पे। देखिए ये जो दो उंगली में हो जाता है 90 डिग्री, दैट मीन्स कॉस का जो हिस्सा है वो 0 ही आने वाला है, क्योंकि कॉस 90 तो वही 0 है, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं 36 प्लस
64, टोटल 100 होने वाला है रूट के अंदर, ठीक है ना। तो रूट बाहर निकलोगे तो 10, सिंपल सी हिसाब है। इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 डिग्री, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। जब 0 डिग्री हो, ये है एक वेक्टर, ठीक है, और दूसरा और एक वेक्टर है, और समझ लीजिए हाँ यहाँ से शुरू कर दो, वही है 0 डिग्री, उसी के ऊपर ही चढ़ेगा वो, तो कोई नहीं, आगे ऐड कर दोगे, तो मीन्स क्या है, उसको आगे ऐड करना है ना। तो सेम वेक्टर को जब आगे जोड़ दोगे तो मीनिंग क्या आने वाला है, ये वाला जो पहले वेक्टर है फिर दूसरा वेक्टर है, दोनों को ऐड करने वाला हिस्सा है, दैट मीन्स a प्लस बी। इसका मीनिंग क्या है, a प्लस बी। ओके ओके, नो इश्यू। अभी नेक्स्ट उसका उल्टा है, अगर 180 डिग्री में हो तो पहले ये एक वेक्टर है a, ठीक है, दूसरा भी, दूसरा कलर देख करते हैं 180 डिग्री में, दैट मीन्स यहाँ से इस तरफ, ठीक है, ये भी, तभी तो 180 डिग्री बनेगा, ठीक है, नो इशू। देखिए हेयर टू टेल मेथड लगा देते हैं। सो पहले क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। सेम अभी जब ये ए वेक्टर है, इसका हेड के साथ बी वेक्टर का टेल लगेगा, तो टेल से लेके यहाँ तक कर दिया है। सो जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ पे घूम के वहाँ पे पहुँचा, दैट मीन्स कौन सा वेक्टर हो गया, ये नल वेक्टर, 0 वेक्टर हो गया। और इसे कैसे निकलेंगे, जब डायरेक्शन ही उल्टा है, जब डायरेक्शन उल्टा है तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। सो आंसर होगा ये a माइनस बी, जो बी वेक्टर है वो आएगा नेगेटिव, ए का गलत डायरेक्शन में है, बोलते ऑपोजिट डायरेक्शन में, गलत नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई नेगेटिव में, ठीक है। तो a माइनस बी है, गॉट इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। उसका बहुत सारा टॉपिक के बारे में पता चला, साथ में तरह तरह का क्वेश्चंस सॉल्व किए हमने, ठीक है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा। अगर सही लगा दूसरे के पास इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। सो एट लास्ट, जय हिंद।